विश्व में भारत की धाक को देखते हुए इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी। साकेत कोर्ट में आपको बता दें कि दरअसल श्रद्धा हत्याकांड मामले में साकेत कोर्ट ने अब जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। और वहीं आपको बता दें इन सारी तमाम खबरों पर तो वहीं आपको बता दें कि आज दरअसल विश्व में भारत की धाक को देखते हुए इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी है। साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की परमिशन अब कत्ल के राज खोलेगा आफ्ताब। और उधर अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री का भव्य रोड शो निकला। और इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे हर खबर पर अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 29 बिंदुओं पर अपनी सहमति दी है। आज हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हाईकोर्ट को नैनीताल से हटाकर हल्द्वानी में स्थापित करने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णयों पर अंतिम निर्णय यहां पर लिया गया। कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन से ज़्यादा बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट करने के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा राज्य में जो धर्मांतरण कानून है उस कानून को और सख्त बनाने के लिए कैबिनेट ने अपने सुझाव यहाँ पर दिए हैं। जो पूर्व का जो कानून था उस एक्ट में संशोधन यहाँ पर किया गया है। सजा कड़ी करने का जो प्रावधान था उसको और सख्त यहाँ पर बनाया गया ताकि किसी भी तरीके से धर्मांतरण पर लोगों को न्याय मिल सके। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि कौशल विकास से जुड़े जो महत्वपूर्ण विषय थे, रोजगार से जुड़े जो महत्वपूर्ण विषय थे, उस पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है। अब ये कह सकते हैं कि जो कंपनियां रोजगार यहाँ पर देंगी कौशल विकास के तहत, उन कंपनियों को 4 किस्तों में उनका भुगतान किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि पशुपालकों के लिए भी बड़ी राहत की खबर यहाँ पर दी गई है। साथ ही जो जमरानी बांध परियोजना से जो प्रभावित परिवार हैं उनको पुनर्वासित किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा व्यवस्थाएं की गई है, शासन के अधिकारी को निर्देशित किया गया है। ये कह सकते हैं कि धामी सरकार की आज की जो कैबिनेट बैठक है राज्य में विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण थी। आम जनता को राहत देने वाली कैबिनेट बैठक कही जा सकती है। विपक्ष भले ही इस पर सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आम जनता से जुड़े हुए जो हित थे या उनसे जुड़े जो विषय थे उस पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। कैमरामैन हसनैल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बुधवार को नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और नामांकन का दौर भी अब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने गुजरात की घाटरोडिया विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के साथ रोड शो भी किया। चूंकि सीएम भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद जिले के घाटलोडिया से चुनावी मैदान में है, इसलिए ये सबसे चर्चित सीट बन गई है। आपको बता दें कि 2008 में हुए परिसीमन के बाद घाटलोडिया सीट अस्तित्व में आई थी। 2012 में ये पहली बार चुनाव हुए थे। अब तक हुए दोनों चुनाव में इस सीट से बीजेपी को ही जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में सत्ता की वापसी के बाद भूपेंद्र भाई पटेल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये ऐलान खुद गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं। कैमरामैन निक्की के साथ शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। गुजरात चुनाव का रण काफी रोचक होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सूरत पूर्व से उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने बुधवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। और इससे पहले आपने भाजपा पर जरीवाला को अगवा करने और जबरन नामांकन वापसी का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी बबीता रयाल। तो जिस तरह से गुजरात चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव का रण भी रोचक होता जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसी बीच बीजेपी पर कई बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। वही भी क्योंकि आम आदमी की तरफ से, क्योंकि आपको ये बता दें कि बुधवार को सूरत से जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे कंचन जरीवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। और इसके बाद जो है आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय हो गई है और लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि जरीवाल को जबरन ही गन पॉइंट पर, क्योंकि उनका पहले
अपहरण किया गया और इसके बाद आज उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। तो यानी कि लगातार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया ने ये आरोप लगाया है कि भाजपा ने सूरत से हमारे उम्मीदवार कंचन जरीवाल को अगवा कर लिया था। उन्हें आखिरी बार कल आरओ ऑफिस में देखा गया था। सिसोदिया ने आगे मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा आप उम्मीदवार का नामांकन खारिज करवाने की कोशिश कर रही है। सिसोदिया ने आगे बताया कि 500 से भी ज्यादा पुलिस वाले जबरन कंचन जरीवाल को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर लेकर पहुंचे और उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया गया। आगे उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है। तो इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि सीएम केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और यह आरोप लगाया है कि गन पॉइंट पर रखकर कंचन जरीवाल से नामांकन वापस दिलवाया गया है। इसी के लिए अब लगातार ये आरोप बढ़ते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी पर जो ये आरोप लगाए गए हैं इस पर बीजेपी क्या कुछ जवाब देती है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं बबीता रयाल, इंडिया वॉइस। झारखंड में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है और इसके पहले सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक बार फिर से ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जिस तरीके का माहौल है उसमें तमाम चीज़ें चल रही हैं। खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन पे फिर से एक बार समन करके ईडी की टीम ने बुलाई है और खास करके कोशिश की जा रही है कि जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर तमाम चीज़ों को देखा जा सके और कोशिश ये भी है कि ईडी की टीम जो जाँच करेगी उसके बाद से क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। इन सारी चीज़ों के बीच से कहीं ना कहीं अब राजनीति भी तेज होती जा रही है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि बीजेपी ने जिस तरीके से तमाम मामलों को लेकर एक बार फिर से आरोप लगाए थे उस पर कहीं ना कहीं अभी भी अडिग है और उनकी मांग है कि किसी भी स्थिति में जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी की कड़ी में ईडी की जो जांच चल रही है उसमें राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हैं और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कई चीज़ों को लेकर जिक्र भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि अब जाकर यूपीए जो राज्य में सरकार चला रही है वो पूरी तरह से सक्रिय होती नजर आ रही है। जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता रांची में जमा हो रहे हैं और हो सकता है कि जैसे ही ईडी की कार्रवाई तेज होगी उसके बाद से एक नया आंदोलन का रुख भी दिखाई पड़ सकता है। तमाम जो यूपीए गठबंधन में शामिल दल के लोग हैं वे सारे के सारे विधायक आज बैठक करके जिस तरीके से एकजुट होने की कोशिश की है उससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में कई चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखा जा सकेगा। लेकिन अहम बात यही है कि राजनीति में जिस तरीके से चीज़ें बिखरती हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ईडी की कार्रवाई के बाद से राज्य में जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसमें अभी भी कई तरह की चर्चाएँ चल रही हैं और हो सकता है कि मुख्यमंत्री से जब पूछताछ होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर आगे ईडी कार्रवाई किस तरीके से कर पाती है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। भानु प्रताप, पूर्व उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार के 4 साल के कुशासन का करारा जवाब दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने हैं जिसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 4 साल के शासन में छत्तीसगढ़ की जनता ऊब चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। हर मामले में छत्तीसगढ़ सरकार फेल हो चुकी है। आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आदिवासियों के आरक्षण को लेकर कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार आदिवासियों के आरक्षण को लेकर जो विधानसभा का सत्र बुलाई है वो चुनाव को देखते हुए सिर्फ बुलाया गया है। सरकार आदिवासियों को आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है, जिसका पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग की अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आदिवासियों के आरक्षण का मामला भाजपा का पाप है जिसे हमारी सरकार भुगत रही है। सुशील आनंद शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आरोपों के जवाब में कहा कि भाजपा के शासन काल में कोर्ट में मामला था जिसे भाजपा सही तर्क कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ रहा है। जब कांग्रेस सरकार विशेष सत्र बुलाकर सब ठीक करना चाहती है तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का सवाल उठाना गलत साबित होता है। उन्होंने आरोप लगाया
कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नहीं चाहते कि आदिवासियों को आरक्षण मिले। उनके मंशा नहीं है कि आदिवासियों को आरक्षण 32% हो सके। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। यूपी के बदायूं के कस्बा अलापुर में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह स्मृति द्वार के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के परिवार को साथ लेकर नहीं चल पा रहे, इसलिए वह राजनीति में कामयाब नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। बदायूं में मिट्टी की ढांक गिरने से 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत, 2 महिला गंभीर रूप से घायल। मामला बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के सलीमपुर गांव का है। यहाँ 4 महिला। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैनपुरी और रामपुर की सीटों को भी हम लोग जीतेंगे। भाजपा ने आज तक जो भी कार्य किए हैं वो जनता के हित में किए हैं। वहीं बता दें आपको कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो परिवार बांधकर नहीं चल सकता, उन्होंने तंज कसा है सपा सरकार पर। उन्होंने कहा कि जो मुखिया जो अपने परिवार को बांधकर नहीं चल सकता है, वो किस तरीके से सरकार को चला सकता है। कैमरामैन ओमवीर के साथ सतीश सक्सेना, दातागंज। इंडोनेशिया के बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इस दौरान जहां कई देशों के बीच अहम बैठकों का दौर जारी है, वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। इंडोनेशिया बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे हुए हैं। आज मोदी को जो है 2 दिवस का दौरा था, वो बाली में था। जिसके बाद आपको बताया 15 और 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली के दौरे पे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की बात की जाए तो कल जो है देश के सभी भारतीय समुदाय के लोगों से जो है बातचीत की थी। उन्होंने जो संबोधन करते हुए कहा कि जिस तरीके से भारतीय समुदाय के लोग बाली में मौजूद हैं और वहाँ के लोगों से उनका काफ़ी लगाव बताया गया था। और साथ ही आपको बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन भी जो है बाली में, ये बाली के सभी मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की, राष्ट्रपतियों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करते हुए कहा है और उनको जो धन्यवाद दिया। जिस तरीके से बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को उन्होंने एक बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ के जो है धन्यवाद करते हुए कहा है कि बहुत अच्छा लगा। और साथ ही उन्होंने जिस तरीके से इंडोनेशिया बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को उन्होंने प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की। साथ ही आज जो बैठक है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के साथ में बैठक भी करेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी। और साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से युद्ध की बात भी उन्होंने जो है वहाँ पर छेड़ी कि यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसको जो है प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि उसको जल्दी जल्दी जो है रोका जाए। और साथ ही उसके बिल्कुल ही उस पर पूरी तरीके से जो है कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि जिस तरीके से युद्ध हो रहा है यूक्रेन को युद्ध की वहाँ पर जो है बातों को भी छेड़ा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के बारे में भी वहाँ बताया कि जिस तरीके से सरकार जो है केंद्र में अच्छा कार्य कर रही है और अलग अलग स्टेटों में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है। तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाली में G20 शिखर सम्मेलन में सभी को संबोधित करते हुए ये बात भी कही है। वहीं आज तमाम देश के प्रधानमंत्री और तमाम राष्ट्रपतियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। सिद्धार्थनगर जिले में माधव प्रसाद त्रिपाठी संयुक्त जिला चिकित्सालय में अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मरीजों से रुपए लेने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर युवकों द्वारा इमरजेंसी के बाहर धरना भी दिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। माधव प्रसाद त्रिपाठी संयुक्त जिला अस्पताल में आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता रहता है, जबकि पैसे लिए जाते हैं मरीजों से सुई के नाम पे, तो कहीं जो है ग्लूकोज जो चढ़ाए जाते हैं उसके नाम पे और बेड के नाम पे वसूली होती है। चरम सीमा पार कर चुके हैं इस जिला अस्पताल में। आए दिन वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता रहता है कर्मचारियों द्वारा, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पैसा लिए जाने का। सिद्धार्थनगर जिले में उसी मामले को लेकर आज धरने पर भी बैठे थे लोग, जबकि उनसे पैसा लिया गया था टाका लगाने के नाम पे और वसूली होती है इस चरम पे। जबकि स्वास्थ्य मंत्री भी ब्रजेश पाठक यहाँ दौरा भी किए थे, लेकिन फिर भी इस तरह का मामला जिला अस्पताल में है, बाज नहीं आ रहे हैं और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी ध्यान तक नहीं देते हैं। लेकिन इस तरह का मामला एक सोचने की बात है कि जिला अस्पताल में लोगों की फ्री इलाज होने के नाते फ्री इलाज होना चाहिए, इसलिए लोग जिला अस्पताल आते
जाते हैं, लेकिन इस तरह से पैसा वसूला जा रहा, तो ये बहुत शर्मनाक बात है जिससे ये पैसा वसूला जा रहा है स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। अमरोहा में युवती प्रेमी से मंदिर में शादी कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वही वायरल वीडियो में युवती ने कहा कि मैं बालिग हूं, अपने मौलिक अधिकारों को जानती हूं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ आर्य समाज मंदिर में पहुंचकर शादी रचाई है और उसके बाद उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें उसने अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के एक गांव का है, जहां की रहने वाली प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ शादी रचाने के बाद मंदिर परिसर से ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल किया, जिसमें उसने कहा है कि वह एजुकेटेड है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है और अपने मौलिक अधिकारों को जानती है, जिसको लेकर उसने अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ मंदिर में शादी रचाई है और अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से इस पर न्याय की गुहार लगाते हुए इन कार्रवाई की मांग की है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आफताब की गिरफ्तारी के बाद श्रद्धा की मौत को लेकर अलग अलग दावे और बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आरोपी के नार्को टेस्ट की इजाजत भी दे दी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस के बाद दिल्ली पुलिस बुरी तरीके से उलझी। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने शनिवार को अर्जी लगाई थी साकेत कोर्ट में कि आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन आज साकेत कोर्ट की तरफ से जो है आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराने की मंजूरी भी मिल गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने दोबारा एक अर्जी और लगाई कि लाइक डेडिकास्ट कराने की जो मांग है यहाँ पर दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि कितनी जल्दी आरोपी आफताब को जो है किस तरीके की सजा यहाँ पर मिल पाएगी। उसी के बाद आपको बता दें कि 5 दिन के रिमांड के लिए दिल्ली पुलिस ने आफताब को अपने पास रखा था, लेकिन आज 3 दिन बीत जाने के बाद में आरोपी आफताब को जो है यहाँ नार्को टेस्ट कराया जाएगा। वहीं साथ ही आपको बता दें आरोपी आफताब को जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस उसी के ठिकानों पे ले जाया जा रहा है जहाँ जहाँ उसने लड़की के जैसा श्रद्धा के साथ में जो हत्या एक घनौनी हरकतें की थी, तो उसके जो आरोपी के जो है यहाँ पर हथियार की भी जो पूरा दिल्ली पुलिस तलाश में लगी हो कि जितनी जल्दी आरोपी का जो हथियार है वो मिल जाए। साथ ही इस तरीके की जो हरकतें उसने आरोपी आफताब ने की है, तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से छानबीन करने में लगी है। आरोपी आफताब से पूछताछ करने में लगी है कि जिस तरीके से 35 टुकड़े करके श्रद्धा के जो शरीर के अलग अलग जो पार्ट्स फेंके गए थे जंगल के अंदर, उसमें जो है आरोपी की जो तलाश है वो जारी कर रही है। आरोपी आफताब का कहना है कि जितनी जल्दी आरोपी आफताब बता देगा उतनी जल्दी मर्डर केस का जो खुलासा है वो जल्दी जल्दी किया जाएगा। उससे दिल्ली पुलिस पूरी तरीके की छानबीन करने में लगी, उनसे पूछताछ करने में लगी। कहा जा रहा है कि जितने आरोपी जो आफताब है वो अभी तक बताने के लिए तैयार नहीं हुआ है, उसको जो है उसी जंगलों के अंदर ले जाया जा रहा है जहाँ श्रद्धा की जो है बॉडी के जो पार्ट्स फेंके गए थे उसको जो है काटा गया था। उसी के साथ ही आपको बता दें उसके हथियार की भी जो तलाश की जा रही है, जिससे हथियार श्रद्धा की जो हत्या की गई थी उस हथियार की पूरी तरीके से तलाश करने में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि जितनी जल्दी यहाँ से आरोपी आफताब के जो आरोप हैं उस पर जो है गुनाह कबूल कर लेगा, लेकिन आरोपी आफताब जो है अभी तक दिल्ली पुलिस के सामने मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से इसमें कार्य की जो मंजूरी दी गई थी कि आरोपी का जो नार्को टेस्ट कराया जाएगा, साकेत कोर्ट ने आरोपी नार्को टेस्ट कराने की मांग को भी मंजूरी दे दी है। वहीं दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग टीमें यहाँ पर लगा दी गई हैं आरोपी आफताब को लिए। उसमें जो क्राइम ब्रांच की बात की जाए, क्राइम ब्रांच अलग अलग जो टीमें थी दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जो छानबीन करने में लगी हुई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बदायूं के बिसौले में ढांग गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ पाल। बदायूं में मिट्टी की ढांग गिरने से 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत, 2 महिला गंभीर रूप से घायल। मामला बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव का है। यहाँ 4 महिलाएं मिट्टी लेने जंगल गई थी। मिट्टी की ढांक गिरने से 4 महिलाएं दब गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने बामुश्किल महिलाओं को निकालने के बाद में निजी चिकित्सक के यहाँ ले गए। यहाँ 2 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बात करें तो घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। 2 महिलाओं की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका में मुआयना किया है। साथ ही पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस, बदायूं। बांदा में खेत की रखवाली करने वाले पिता बेटे के ऊपर गांव के ही रहने वाले एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया गया और जिसमें खेत की रखवाली कर रहे पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई और हमलावर ने पिता को भी घायल कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप कुमार। बांदा में खेत की रखवाली कर रहे
3 लोगों पर देर रात जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसके साथ ही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसी घायल व्यक्ति को स्थानीय लोगों के द्वारा जुलाई चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। वहाँ उपचार के दौरान उसकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। जैसे ही घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी थी, स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, पूरा मामला जो है बांदा जनपद के बबेरू थाना क्षेत्र अंतर्गत निभौर गाँव का है। यहाँ पर देर रात एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा खेत में रखवाली कर रहे 2 पिता और पुत्र पर हमला किया गया था। उसके बाद पुलिस के द्वारा जो जांच की जा रही है, उसमें अभी तक प्रथम दृष्टया मामला ये सामने निकल के आया है कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग के चलते है। फिलहाल पुलिस अभी तक घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। अब देखना यह है कि पुलिस घटना के अंजाम देने वाले आरोपी को कब तक पकड़ पाती है। इंडिया वाइस के लिए संदीप कुमार। बुलंदशहर में पुलिस ऑफिस में सीओ दफ्तर की छत 2 पक्ष भिड़े जिनमें खूब पत्थरबाजी हुई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर के पुलिस ऑफिस की छत पर आज मारपिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर पुलिस ऑफिस जो सीओ सर्किल का ऑफिस बताया जा रहा है, उसकी छत पर वकील के चैम्बर पर आए एक परिवार के 2 लोग आपस में भिड़ गए। भिड़ने के बाद आपस में जमकर उनमें ईंट पत्थर और हेलमेट चले, जिसमें करीब 6 से 7 लोग घायल हो गए। आनंद फानंद में पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया है और पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के आधार पर मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह परिवार विवाद का मामला था और वकील के चैम्बर पर आए थे और आपस में कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया। इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की जा रही है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। फिरोजाबाद के नेशनल हाईवे पर पुलिस और टप्पेबाज बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है, जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चली हैं और दोनों बाइक सवार गोली लगने से घायल हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल कुमार। फिरोजाबाद पुलिस ने 2 बदमाशों को दर दबोचा। पूरा मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद NH2 का है, जहां आरोज की पुलिया के पास टप्पेबाज 2 बदमाश अपाचे मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तभी अचानक पुलिस को मिली सूचना, पुलिस ने घेराबंदी कर मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को दर दबोचा। पुलिस ने दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। बात की जाए, काफ़ी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी कि जनपद में टप्पेबाजी गैंग सक्रिय है। कई घटनाएं ऐसी थी जो पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई थी। आज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शिकोहाबाद पुलिस ने 2 बदमाशों को दर दबोचा है। इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार, फिरोजाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार यानी आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 3 दिनों के लिए आयोजित होगा। आज कैबिनेट की बैठक में लोक भवन में इस बात पर मोहर लगी और अब जो है 5 दिसंबर से यूपी विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू होगा। 3 दिन का ये सत्र होगा और माना जा रहा है इस शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष जमकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, हंगामेदार रहने के आसार हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हुई हैं उसको बड़ा मुद्दा बनाकर जो है वो विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। आज कैबिनेट की लोक भवन में बैठक हुई जिसमें कुल 24 प्रस्ताव रखे गए थे। 24 प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल गई, जिसमें एक ये प्रस्ताव भी था कि यूपी का जो शीतकालीन सत्र है उसको आहूत किया जाए और वो अब 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक जो है ये शीतकालीन सत्र चलेगा। इन 3 दिन के जो शीतकालीन सत्र होगा, माना जा रहा है कि विपक्ष जोरदार हंगामे के साथ में सत्र की शुरुआत कर सकता है और इस सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होती हुई भी नजर आएगी। पूरी तरह से सरकार जो है वो एक तरफ जहां अपनी नीतियों को, विकास कार्यों को गिनाने का प्रयास करेगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में भी जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दिवस को मनाने का ऐलान करने के साथ ही जनजातीय समाज की कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए
कार्पस फंड बनाए जाने की भी घोषणा की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जनजातीय लोगों के लिए एक और बड़ी राहत की खबर यहाँ पर दी है। हर वर्ष ये कह सकते हैं कि 15 नवंबर को किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस गौरव दिवस को मनाने का ऐलान यहाँ पर किया है। ये कह सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों का विकास हो सके, वहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल सके, उसके लिए पूरी तरीके से रणनीति के तहत काम करने के लिए कहा गया है। जनजातीय क्षेत्रों का विकास होने के लिए वहाँ पर जुड़ी जो समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान के लिए एक कॉर्पोरेट फंड भी यहाँ पर बनाया जाएगा। वो इस क्षेत्र के विकास के लिए, इसकी जो संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए एक भवन बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उसके लिए भूमि सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उस क्षेत्र की संस्कृति को संरक्षित किया जा सके। आवासीय विद्यालयों को खोलने की भी मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई है ताकि जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा यहाँ पर मिल सके। ये कह सकते हैं कि अब उत्तराखंड राज्य भी देश के उन राज्यों में शुमार हो गया है जहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा और जनजातीय क्षेत्रों की जो संस्कृति है उस संस्कृति को बचाने के लिए सरकार काम करती हुई नजर आएगी। कैमरामैन हसुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज हमारे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।